स्वागत है आपका वेब हिंदी डॉक्यूमेंट्री में। हमने मून पर जाने और ऐसे काम करने का फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह मुश्किल है। ये हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स के बारे में जानने की ख्वाहिश का नतीजा है। वो इंसानों की हद से आगे बढ़ रहे थे। जिंदगी का मकसद है आगे बढ़ना और नए मौके तलाशना। रॉकेट के स्टार्ट होते ही जैसे उसमें एक चमत्कारी ताकत आ जाती है। हम इंसान अब किसी दूसरे गोले पर पहुंच गए थे। अपोलो सिर्फ शुरुआत थी, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब 50 साल बाद चांद के दूसरी तरफ कोई उतरेगा। चाइना ने मानव जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा किया है। ये मून रॉक्स वाकई दुनिया के बनने की कहानी सुनाते हैं। हमारे लिए मून आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये स्पेस में और आगे जाने का रास्ता है। हमारी ये खोज काफी आगे निकल आई है। ये इंसान का छोटा सा कदम है। उस विशाल स्पेस के मुकाबले हम बहुत ही छोटे हैं। यूनिवर्स को समझने में हमारी दिलचस्पी हमारी एक बुनियादी जरूरत की वजह से है। यह जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इंसान ने हमेशा से जानने की कोशिश की है कि दुनिया के पार क्या है। हमारे अंदर एक आवाज है जो कहती है और आगे बढ़ो। हमें हमेशा कुछ नया चाहिए। हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। अगर जिंदगी अपनी हद के पार जाने की कोशिश ना करे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक बड़ी चुनौती का सामना किया, इस सपने के साथ कि वो आने वाले कल के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे। उनकी कहानी हमारी कहानी भी है, और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े धमाके से। चार अक्टूबर 1957 को एक बहुत बड़ी, एक धमाकेदार घटना हुई। सोवियत यूनियन ने इंसानों की बनाई पहली सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस में अपना सिक्का जमा दिया। स्पुतनिक 1 स्पेस में जाने वाली इंसानों की बनाई पहली चीज थी, और वो एक रेडियो सिग्नल भेज रही थी, बीप बीप बीप, जिसे सारी दुनिया के रेडियो ऑपरेटर सुन सकते थे। कोई इसका मतलब नहीं समझा, पर यह साफ था कि रशिया के विशाल रॉकेट्स हमारे ऊपर उड़ रहे थे। वो कोल्ड वॉर का दौर था और हमें कुछ करने की जरूरत थी। इस पूरे देश को यह कसम खानी चाहिए कि हम ये 10 साल खत्म होने से पहले इंसान को मून पर पहुंचाने और उसे अर्थ पर सुरक्षित लाने का काम करके दिखाएंगे। मून पर जाएंगे, ये तो पागलपन लगता है। हम में से कुछ लोगों को लगा कि शायद उनका दिमाग खराब हो गया है। तब तक अमेरिका की तरफ से सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था, एलन शेपर्ड। उन्होंने 127 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15 मिनट तक सफर किया था। नासा को इस काम में 3 साल लग गए थे, लेकिन अब उन्हें एक नामुमकिन सा काम करना था। 10 साल में इंसान को चांद पर पहुंचाना था, जो लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर था। नासा को लंबे स्पेस मिशंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर उसमें हिम्मत और जोश था। 1960s में नासा में कई नौजवान इंजीनियर्स थे जो स्पेस मिशंस के लिए पूरे जोश में थे और पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे।
हम सब पूरी कोशिश कर रहे थे। हमने 10 साल में मून पर जाने और ऐसे और काम करने का फैसला लिया है। इसलिए नहीं क्योंकि यह आसान है, इसलिए क्योंकि यह मुश्किल है, क्योंकि हम इस चुनौती का सामना करना चाहते हैं, इसे टालना नहीं चाहते और इसमें जीतना चाहते हैं। नासा ने अपने चांद पर जाने के मिशन का नाम एक प्राचीन देवता के नाम पर अपोलो रखा और चांद पर जाने के लिए उन्हें एक बेहद अनोखे रॉकेट की जरूरत थी। क्या हम इतना अच्छा रॉकेट बना पाएंगे कि बेफिक्र होकर उसमें इंसानों को भेज सके? इस काम के लिए रॉकेट का डिजाइन कैसा होना चाहिए? ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से अपोलो मिशन फेल हो सकता था, लेकिन सबसे बड़ा कारण थे रॉकेट्स। उन्नीस तक नासा ने सैटर्न 5 बना लिया था। इस कमाल की डिजाइन वाले 36 मंजिल जितने ऊंचे रॉकेट में 5 बड़े इंजन लगे थे। सैटर्न 5 रॉकेट इंसान के दिमाग की काबिलियत का अनोखा सबूत था। ये आज तक के सबसे बड़े रॉकेट्स में से एक है। इसके 3 हिस्से एक के बाद एक काम करके इस रॉकेट और इसमें बैठे इंसानों को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर चांद तक ले जाएंगे। सैटर्न 5 का बनना रॉकेट टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम था। अब अमेरिका ने दुश्मन देश सोवियत की बराबरी कर ली थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे जो स्पेस में उड़ने से जुड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस वक्त चाइना भी रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बना रहा था। हम तकनीक में यूएस जितने आगे नहीं थे, पर मेरे लिए ये एक बड़ा मौका था। तब चाइना यूथ डेली का नारा था, नौजवानों आओ पहाड़ों को खोदें और उनके अंदर से निकले खजानों से देश को आगे बढ़ाएं। इस बात ने मुझे छू लिया। उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं भले ही मून पर या दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन रॉक्स को तो स्टडी कर सकता हूं जो स्पेस से गिरे हैं। तो मैंने 80,000 क्यूबिक मीटर का एक विशाल बलून और उससे लटकने वाला एक जाल बनाया जिससे मैं स्पेस से आने वाली चीजों को जमा कर सकूं। मेरे पास ढेर सारे आइडियाज थे। चाइना में कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन भला मैं क्यों रुकता? मुझे यकीन था एक दिन चाइना भी स्पेस में जरूर पहुंचेगा। जहां नासा एक तरफ अपने रॉकेट बनाने में लगा था, वहीं वो स्पेस में उड़ने की एक तकनीक पर भी काम कर रहा था जिसका नाम था लूनर ऑर्बिट रॉन्डेवू। सारा मामला वजन का था। उन हिस्सों को अलग करना होता था जिनका काम हो जाता था, क्योंकि ऐसा करने से साथ ले जाने वाला वजन कम हो जाएगा। एक स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड करता जबकि दूसरा चांद के ऑर्बिट में रहता। वो बाद में स्पेस में मिलते, जुड़ते और वापस पृथ्वी पर आते। ये सोच इतनी नई थी कि इसकी तैयारी के लिए कई नए तरीकों को सोचना और प्रैक्टिस करना पड़ा। इसके लिए नासा ने जेमिनी नाम का प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कई मिशंस शामिल थे। इस प्रोग्राम में उन सभी कामों की प्रैक्टिस की गई जो मून पर लैंड करने और वहां से वापस आने के लिए जरूरी थे। 3, 2, 1, 0। दिसंबर 1965 में जेमिनी 6 और 7 पृथ्वी के ऑर्बिट में गए। ये 2 स्पेसक्राफ्ट्स लूनर ऑर्बिट रॉन्डेवू के सबसे मुश्किल हिस्से यानी उड़ते वक्त एक दूसरे के पास आकर जुड़ने की प्रैक्टिस करने वाले थे। 2 जेमिनी स्पेसक्राफ्ट्स एक साथ उड़ रहे थे, यानी तब स्पेस में एक साथ 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, यानी हमारे सामने दुगनी प्रॉब्लम्स थीं। अगर ये काम ठीक से नहीं होता तो ये पूरा का पूरा प्लान बेकार हो जाता। वो आपसे लगभग 5 मिनट दूर हैं। रॉजर। वो पूरे प्रोग्राम का सबसे खतरनाक काम था।
पृथ्वी के ऑर्बिट में जेमिनी 6 और 7 को हजारों किलोमीटर्स की रफ्तार से उड़ते हुए एक दूसरे को ढूंढना था। वो दोनों लगातार हिल रहे थे, उनकी पोजीशन बदल रही थी, तो वो एक दूसरे की दूरी और एंगल को ठीक ठीक नाप नहीं सकते थे। अब वो खास पल आ गया था। जेमिनी 6 और 7 धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ कुछ इंचेस दूर रह गए थे। जरा सी भी चूक से उनकी भारी टक्कर हो सकती थी। मिशन कामयाब रहा। जेमिनी 6 और 7 ने साबित कर दिया था कि यह तरीका काम कर सकता था और नासा को पूरा यकीन हो गया कि अब वो लूनर ऑर्बिट में यह काम करने को तैयार थे। धीरे धीरे जेमिनी के जरिए अपोलो मिशन की तैयारियां हो गईं। स्पेस में मिलना और जुड़ना, स्पेस वॉक्स, लंबे स्पेस मिशंस। 1966 तक नासा और उसके एस्ट्रोनॉट्स ये सारे काम करके देख चुके थे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अब वो अपने खास सफर पर जाने को तैयार थे। अर्थ पर जीवन की शुरुआत कब हुई? इस बात का पता हमें अर्थ पर नहीं चलेगा, क्योंकि अर्थ की सतह बदलती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव आते रहते हैं। मून पर ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां सब जैसा का तैसा है। तो मून को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं अर्थ पर जीवन की शुरुआत कब हुई और उससे पहले यहां जीवन क्यों नहीं था। ये मून रॉक्स वाकई दुनिया के बनने की कहानी सुनाते हैं। मून और अर्थ दोनों दरअसल एक ही चीज से बने हैं। मून तब बना जब मार्स की जितनी बड़ी एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी शुरुआत में बनी अर्थ से आकर टकराई थी। इससे जो टुकड़े निकले उनके पास आकर जुड़ने से मून बना था। हमारी दुनिया की शुरुआत के बारे में जानने के लिए चाइना भी चांद पर जाना चाहता है। इंसान न सिर्फ अपनी इस धरती या हमारे अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहता है, बल्कि हम उससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं। साथ ही ये पता लगाना चाहते हैं कि ये विशाल यूनिवर्स कैसे बना जिसमें हम रहते हैं। इस बार चाइना उस जगह इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है जहां आज तक कोई नहीं गया। चांद का दूसरी तरफ का हिस्सा। मून 450 करोड़ साल पहले बना था। हमें इसके शुरुआती इतिहास से जुड़ी चीजें इसके हमारी तरफ के हिस्से पर नहीं मिलती, लेकिन इसकी दूसरी तरफ सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी टक्कर से बना एक गड्ढा है। वो है आइटकन बेसिन। मून की शुरुआत के बारे में जानने के लिए हमें उस तरफ जाना चाहिए। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमेशा मून का एक ही हिस्सा अर्थ की तरफ रहता है। अर्थ से कोई भी मून के दूसरे साइड को देख नहीं सकता। और क्योंकि दूसरा हिस्सा हमेशा पृथ्वी से दूसरी तरफ रहता है, हम वहां से आने वाली रेडियो वेव्स तक पकड़ नहीं पाते। वहां हमेशा इतनी शांति रहती है कि वहां हमें दुनिया की शुरुआत से जुड़ी कुछ चीजें भी मिल सकती हैं। जहां तक मुझे लगता है हमें वहां के सिग्नल्स की जांच करके ऐसी जानकारी मिलेगी जो हमें आज तक नहीं मिली, जैसे कि यूनिवर्स की शुरुआत और बिग बैंग से जुड़ी जानकारी। आज तक कोई भी देश चांद की दूसरी तरफ लैंड नहीं कर पाया है। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब होता है तो ये करने वाला पहला देश होगा। हमने सही दिशा में और सही तरीके से काम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। हमने अपोलो प्रोग्राम से भी कुछ सीख ली है और कई प्रॉब्लम्स जिनसे हमें निपटना पड़ता, उनसे अपोलो पहले ही निपट चुका है। 1967 में नासा को चांद पर जाने की तैयारियां करते हुए 6 साल हो गए थे। नासा ने स्पेस में उड़ने की वो सारी तकनीकें सीख ली थीं जो इंसान को चांद पर भेजने और उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी थीं। अब वो अगले पड़ाव के लिए तैयार थे, यानी अपोलो प्रोग्राम के लिए।
पहले अपोलो मिशन में एक नए कमांड मॉड्यूल को बस 3 एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ऑर्बिट में लेकर जाना था, ये देखने के लिए कि ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ठीक से काम करते हैं या नहीं। अपोलो 1 के एस्ट्रोनॉट्स थे गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर चैफी। ये लोग दबाव में भी शांत रहते थे और अनजान जगहों में कामयाब होना जानते थे। अपोलो 1 अभी तक उड़ा नहीं था, लेकिन लोगों के लिए ये तीनों हीरोज बन चुके थे। लॉन्च से 3 हफ्ते पहले स्पेस की उड़ान की नकल करते हुए क्रू को कमांड मॉड्यूल के पावर सिस्टम्स को अच्छे से टेस्ट करना था। तो सब लोग सोच रहे थे कि ये एक आम दिन है, नासा के लिए ये रोज की बात थी, ये नॉर्मल सा ही एक टेस्ट था। उन्हें एक बात ये देखनी थी कि कहीं स्पेसक्राफ्ट में लीकेज तो नहीं होगी। तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में बिठाने के अलावा उन्होंने उसमें प्योर ऑक्सीजन भी भरी। नासा प्योर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि इससे कमांड मॉड्यूल हल्का रहता था और स्पेस में कम से कम वजन होना जरूरी होता है। तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर थे, गस ग्रिसम, रॉजर चैफी और एफ वाइट, और उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आप हमें सुन सकते हैं? उन्हें हमारी कोई बात सुनाई नहीं दे रही। हम इन्हें मून पर कैसे भेज सकते हैं अगर हम यहीं से इनसे बात नहीं कर पा रहे? एक चिंगारी निकली और कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट में आग लगी है। कॉकपिट में आग लग गई। एक साधारण से टेस्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे। वो स्पेसक्राफ्ट सच में किसी बॉम्ब से कम नहीं था। जब आप ऐसे किसी हादसे का सामना करते हैं और आपके दोस्त उसमें मारे जाते हैं, तो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होने देंगे। हम सब ने कमर कस ली। मैंने 1.5 साल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही बिताया और कमांड मॉड्यूल को फिर से बनवाया। इस बात का ध्यान रखा कि उसे फायर प्रूफ बनाया जाए और हर काम एकदम सटीक हो। हमने अपोलो 1 की गलतियों से सीख ली, इसलिए फिर किसी एस्ट्रोनॉट की जान नहीं गई। अपोलो 1 के एस्ट्रोनॉट्स ने हमें रास्ता दिखाया। हमें उनके एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए और अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। कई सालों से जियोलॉजिस्ट ओ यंग चिउएन अपने चांद पर जाने के सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बीजिंग प्लैनेटेरियम उनके सफर का एक अहम हिस्सा रहा है। 1978 में ओ यंग को चांद के एक टुकड़े को स्टडी करने का मौका मिला। ये अमेरिका का गिफ्ट था। क्या ये सच में चांद का पत्थर है? इसे देखकर कहना मुश्किल था। ये अर्थ के किसी पत्थर जैसा ही दिख रहा था। उसकी करीब से जांच करके ओयंग ने पक्का किया कि न सिर्फ वो पत्थर चांद से आया था, बल्कि चांद की टॉरस लिट्रो वैली से आया था। इसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि भविष्य में चाइना चांद पर जरूर जाएगा। चाइना भी इस रास्ते पर चलेगा और कल को चाइना भी बहुत आगे बढ़ेगा। आज ओ यंग चिउएन चाइना के चांद पर जाने के प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट हैं। इस प्रोग्राम का नाम है चांगहे, यानी चांद की देवी। मैंने अमेरिका और रशिया के चांद के प्रोग्राम्स को स्टडी किया और समझा कि उन्होंने क्या क्या किया और क्यों किया। 1968 की गर्मियों में अपोलो 1 की आग के बाद से कमांड मॉड्यूल को फिर से बनाते हुए 1.5 साल बीत गए थे। 10 साल पूरे होने वाले थे। इंसान को चांद पर भेजने के लिए कैनेडी का तय किया हुआ वक्त खत्म होने वाला था। हम उस वक्त सिर्फ यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम कैनेडी के किए वादे को पूरा कर पाएंगे या नहीं।
नासा के सामने पहले से ही काफी प्रॉब्लम्स थीं और तभी एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई। ये प्रॉब्लम थी लूनर मॉड्यूल। उसे एक खास काम के लिए बनाया गया था, 2 लोगों को चांद पर लेकर जाना, कुछ वक्त के लिए उन्हें वहीं पर रखना और फिर उन्हें वापस लेकर आना। एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल को चलाना सीखना था। उनका प्लान था अपोलो 8 नाम के मिशन में उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में टेस्ट करना। ये इस प्रोजेक्ट का एक जरूरी हिस्सा था और जाहिर है कि ये तैयार नहीं था। ल्यूनर मॉड्यूल डीले हो चुका था। अब अपोलो 8 से क्या कर सकते थे? उन्होंने तय किया कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। वो ल्यूनर मॉड्यूल के बनने का इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे पूरे मिशन में देरी हो जाती। एस्ट्रोनॉट्स फ्रैंक बोरमैन, जिम लवेल और बिल एंडर्स को नया मिशन दिया गया। वो पृथ्वी के आसपास उड़ने के बजाय कमांड मॉड्यूल को सीधे स्पेस में ले जाकर उसकी जांच करेंगे। अपोलो 8 में लोग पहली बार चांद का चक्कर लगाने वाले थे। उन्होंने पहले कभी इंसानों को उसमें इतनी दूर नहीं भेजा था। अपोलो 8 की खास बात क्या थी? वो थी दूर जाना। वो लोग पहली बार अपने प्लेनेट को छोड़कर दूर जा रहे थे। 21 दिसंबर 1968 के दिन नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे सफर पर निकले जिस पर पहले कभी कोई इंसान नहीं गया। 3 दिन का चांद का सफर जो हमसे लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर था। एक ऐसा मिशन जो प्लान में था ही नहीं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अपोलो 8 सबसे खतरनाक मिशन था क्योंकि उसमें बहुत से काम पहली बार किए जा रहे थे। स्पेस में अपोलो 8 का क्रू स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर के भरोसे सफर कर रहा था जिसे उन्हें एक सटीक रास्ते पर ले जाना था। हल्की सी भी चूक से वो या तो चांद से टकरा जाते या उससे आगे निकलकर स्पेस में हमेशा के लिए खो जाते। अपोलो 8 दिस इज ह्यूस्टन, एलओएस में 1 मिनट बाकी है, सिस्टम्स तैयार हैं। उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि वो ये काम कर पाएंगे। अपोलो 8 को चांद के पीछे से उसके ऑर्बिट में जाना था जहां से ह्यूस्टन से उनका रेडियो कांटेक्ट खत्म होने वाला था। वो सही रास्ते पर जा रहे हैं ये पता करने का बस एक ही तरीका था कि उनसे कांटेक्ट बिल्कुल सही पल पर टूटे। अपोलो 8 अब चांद के ऑर्बिट में है। उनकी खिड़की से ऐसा नजारा दिख रहा है जो किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये एक विशाल, सुनसान और अनोखी जगह है। वो एक नई दुनिया थी, एक अलग दुनिया। उसकी बात ही कुछ और थी। तभी बिल एंडर्स ने खिड़की के बाहर देखा। अरे वाह, जरा उस नजारे को तो देखो। वाह, कितना खूबसूरत है। वो स्पेसक्राफ्ट में कलर फिल्म ढूंढ रहे थे। मुझे कलर वाला रोल दो जल्दी, मुझे इसकी एक फोटो लेनी है। हाँ, ये लो। पहली बार इंसान उस प्लेनेट को देख रहा था जहां हम रहते हैं। वो जीवन से भरा था और सुंदर था। ये एक दिल छू लेने वाला एहसास था। जब हम अपने इस घर को इस अलग नजरिए से देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम यूनिवर्स का अटूट हिस्सा है। वहां हम जो भी करते उसका अर्थ के हर इंसान पर असर पड़ता। इसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं थी। अपोलो 8 का ये क्रू स्पेस में 3 दिन रहकर सुरक्षित घर लौटने वाले पहले इंसान थे। इंसान में ज्यादा जानने और आगे बढ़ने की जो भूख और हिम्मत है उसे कोई कम नहीं कर सकता। इंसान को चांद पर भेजने के लिए अभी कुछ और मिशंस करने हैं, लेकिन ये काम अब मुमकिन लगने लगा है और नासा इस चुनौती का सामना करने को तैयार है।
इंसानों का हर बड़ा काम एक बड़े वादे से शुरू होता है। इस पूरे देश को ये कसम खानी चाहिए कि हम ये 10 साल खत्म होने से पहले इंसान को मून पर पहुंचाने और अर्थ पर सुरक्षित वापस लाने का काम करके दिखाएंगे। 8 साल तक अपने हर स्पेस मिशन के जरिए नासा ने एक नए नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। हर उड़ान एक टेस्ट फ्लाइट, एक रिसर्च फ्लाइट थी। और इन सब का एक ही मकसद था, हमें मून पर लैंड करना था, सिर्फ उसके करीब ही नहीं पहुंचना था। जैसा कि प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था, एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना है। और जुलाई 1969 में केनेडी के बोले हुए वक्त से 5 महीने पहले अपोलो 11 तैयार हो गया था। हम मून पर लैंड करने के लिए तैयार हैं। वहां पर जैसे मेला सा लग गया था, हर कोई मून रॉकेट के उड़ने का इंतजार कर रहा था। ये मिशन सबसे खास था क्योंकि इस बार वो चांद पर उतरने वाले थे। आज सबकी नजरें अपोलो 11 के क्रू पर हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस इस ऐतिहासिक पल में जो करने जा रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिक्स से बढ़कर है। एक अनजान दुनिया में सभी इंसानों की उम्मीदों का भार उनके कंधों पर होगा। आप इतना बड़ा और इतनी आधुनिक तकनीक वाला काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पहली बार में फेल भी हो सकते हैं। हम उनके लिए खुश थे, लेकिन उनके मून पर लैंड करने और वापस आने की उम्मीद 50% से भी कम थी। अपोलो 11, दिस इज ह्यूस्टन। इंग्लैंड में सुबह के 4 बजे थे और मेरे डैड ने कहा, बेटा उठो और चलो चलकर देखो, इतिहास रचा जा रहा है, तुम्हें ये देखना चाहिए। वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त? सभी एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। 12, 11, 10, 9, इग्निशन सीक्वेंस शुरू। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सभी इंजन्स चालू हैं। लिफ्ट ऑफ। रॉकेट उड़ रहा है। हमने सिर्फ टीवी पर ही रॉकेट लॉन्च देखा था, लेकिन अपनी आंखों से उसे देखना बेहद खास था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज का एक टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। रॉकेट के स्टार्ट होते ही उसमें जैसे एक चमत्कारी ताकत आ जाती है। वो शोर, वो तेज रोशनी, स्पेस की खोज जैसे बड़े काम की इससे अच्छी निशानी हो ही नहीं सकती। टेक ऑफ के 3.5 घंटे बाद अपोलो 11 पृथ्वी की ग्रेविटी से आजाद हो गया। कमांड सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल को सैटर्न 5 से अलग कर लेता है। रॉकेट का काम पूरा हो गया है और अब इन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाने का काम सिर्फ उनके स्पेसक्राफ्ट को करना है। अपोलो 11 का क्रू चांद के पास पहुंचता है। लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरने लगता है। वो सतह के बेहद पास में है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी खिड़की से देख रहे थे। हमारे सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उन्हें जहां जाना था वो वहां नहीं जा रहे थे। वो अपनी तय जगह से लगभग 6.5 किलोमीटर आगे लैंड करने वाले थे। लूनर मॉड्यूल का कंप्यूटर उन्हें चट्टानों से भरे एक इलाके में लेकर जा रहा था। वहां लैंड करने से उनके स्पेसक्राफ्ट को नुकसान होता और वो वापस नहीं आ पाते। स्पेस सेंटर कुछ नहीं कर सकता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। उन्हें फ्यूल खत्म होने से पहले लैंड करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। 20 सेकंड्स बचे हैं। ठीक है, 20 सेकंड। उनके पास लैंड करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का ही फ्यूल बचा था। अब उन्हें या तो तुरंत लैंड करना था या वापस जाना था।
ऐन मौके पर जब सिर्फ 17 सेकंड्स का ईंधन बचा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड करने का फैसला करते हैं। ओके, इंजन्स बंद है। ह्यूस्टन, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है। ईगल अब लैंड कर चुका है। वाओ, हमने कर दिखाया, ये हुई ना बात। यहाँ तो लोगों की जान ही अटक गई थी। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। 20 जुलाई 1969 को दुनिया भर में देखने वाले 60 करोड़ लोगों के लिए ये एक यादगार पल था। मैं अब एलम से नीचे उतर रहा हूं। ये एक इंसान का छोटा सा कदम है, पर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। वो इससे अच्छा और क्या कह सकते थे। वो यहाँ भले ही अमेरिकन थे, लेकिन इस दूसरे गोले पर वो सिर्फ इंसान थे। ये उनका शांति संदेश था। मैं बिना शक के कह सकता हूं कि अगर इंसान 1 लाख या 10 लाख साल तक जिंदा रहे, तब भी अपोलो मून लैंडिंग उसके दिल को छूती रहे। उनका वहां उतरना इंसानों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं। पांच 500 साल पहले फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने यूनिवर्स के अनोखे नजारों को अपने टेलीस्कोप से देखा और उन्होंने चांद पर होने वाले रोशनी और परछाई के खेल को देखा। उनकी खोज ने दुनिया को बदल दिया। अब इंसान चांद पर पहुंच गया है और उनके इस सफर को आगे ले जा रहा है। ऑरेंज, हिलना मत, मुझे जरा देखने दो। मैं इसे अपने पैर से हिलाता हूं। 1971 तक अपोलो मिशंस काफी आगे बढ़ गए थे और एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक चांद पर रहकर आने लगे। उनका सबसे बड़ा मकसद था वैज्ञानिक खोज करना। कोई इंफॉर्मेशन आने वाली है। उन्होंने कैमरा सेट किया है। मेरे बाएं हाथ में एक पंख है और मेरे दाएं हाथ में एक हथौड़ा है। मेरे ख्याल से आज हमारे यहाँ होने में गैलीलियो नाम के एक महान इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत पहले ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने वाली चीजों के बारे में एक खोज की थी। उनकी खोज को सही साबित करने के लिए मून से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। क्या बात है? हमने वहाँ काफी वक्त जियोलॉजी का काम करते हुए और वहाँ के पत्थरों को समझते हुए बिताया है। वहाँ पर एक सफेद पत्थर है, उसे उठा लो और सैंपल के लिए ले आओ। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मूनक्वेक्स का पता लगाने के लिए साइज्मोमीटर्स लगाए गए और ये देखने के लिए कि मून में अब तक कितनी गर्मी बाकी है, हीट फ्लो प्रोब्स लगाए गए। मैं होके आया हूँ चांद से, मेरे साथ है एस्ट्रोनॉट्स 6, नहीं 3 है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। वहां काम करना आसान नहीं था और एस्ट्रोनॉट्स को मदद की जरूरत थी। इसलिए एक नई और अनोखी मशीन बनाई गई जो स्पेस में सफर करने का तरीका बदल देने वाली थी, लूनर रोवर। एक इलेक्ट्रिक कार जो वाकई कमाल की थी और इसकी मदद से वो खोज के नजरिए से जरूरी जगह पर आसानी से जाने लगे। अब मून की जांच अच्छी तरह होने लगी। वाह, क्या बात है। ओह, जरा उन पहाड़ों को तो देखो, वो तो कमाल के हैं। वो चलते वक्त कूदती थी, ओह वाह, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी हर तरफ से। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है।
एस्ट्रोनॉट्स को उन्हें चलाता हुआ देखकर हमें बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत बहुत ज्यादा तेज चलाते थे। वो सभी एस्ट्रोनॉट्स बनने से पहले फाइटर पायलट्स थे। वो बहुत मस्त मौला थे, और अगर आप उनकी गाड़ियों को देखेंगे तो आपको उनके स्वभाव का पता चलेगा। मेरे पास एक ही कॉर्वेट है, नहीं सॉरी, तीन कॉर्वेट्स हैं। मैंने आज तक 15 चलाई हैं। अपोलो 12 की पीट कॉनराड, डिक गॉर्डन और एलन बीन ने अपने कॉर्वेट्स पर नेवी का पेंट करवाया था, ब्लैक और गोल्ड। अपोलो 15 के क्रू को यानी हमें लगता था कि वो कलर्स बकवास थे, तो हमने रेड, व्हाइट और ब्लू कार्स ली, उन पर बाकी दोनों रंगों के स्ट्राइप्स बनवाए। मुझे लगता है वो अपोलो प्रोग्राम की सबसे शानदार कॉर्वेट्स थी। अमेरिकन्स को स्पीड पसंद है, लेकिन जब चाइनीज लोगों ने अपना लूनर रोवर बनाया तो उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ जरूर, हम इसे तेज बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे तेज बनाएंगे तो फिर इसके लिए खोज करना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा तेज जाने पर कई बार कई चीजें छूट जाती हैं। ये है चांगा U2 रोवर, एक चलती फिरती साइंस लैब जो सूरज की रोशनी से चलती है। इसके 6 पहिए चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर आराम से चल लेते हैं। ये फोटोज ले सकता है और चांद की सतह के सैंपल्स लेकर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जांच करके सारी जानकारी हमारे पास भेज सकता है। चंगहा 4 चांद की सतह के सबसे पुराने क्रेटर यानी एइकन बेसिन की जांच करेगा। चांद की दूसरी तरफ के इस मिशन से मिलने वाली जानकारी से हमें चांद को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इन खोजों से हमें हमेशा फायदा होगा, क्योंकि तकनीक जितनी आगे बढ़ेगी हमें उतनी नई बातें पता चलेंगी। जब मून पर पानी की बात आती है, हमें लगता था कि वहां पानी नहीं है और वो अंदर से पूरी तरह सूखा है। लेकिन फिर 2008 में 1971-1972 में जो सैंपल्स लिए गए थे, उनकी नई जांच से पता चला कि उनमें काफी मात्रा में मौजूद है पानी, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो 2008 में चांद हमारे लिए बदल गया। वो अब सूखा नहीं था, बल्कि वो काफी गीला था। चांद से आए सैंपल्स आप जितनी बार भी देखें वो आपको हैरान करते रहते हैं। तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। बचपन में मेरे घर से मुझे एक पहाड़ दिखता था और मैं बचपन में ये सोचता था कि उस पहाड़ के पीछे आखिर है क्या। मून भी अर्थ से दिखने वाले पहाड़ की तरह है। हम इंसान जानना चाहते हैं कि उसके दूसरी तरफ क्या है। हम स्पेस में खोज करते हैं क्योंकि यूनिवर्स से हम डरते भी हैं और हैरान भी हैं। इसका इतना विशाल होना हमें बेचैन करता है। चांग E4 की लैंडिंग साइट पहाड़ों और वादियों से भरी है। अगर वो गलत एंगल पर नीचे उतरा तो किसी पहाड़ से टकरा सकता है। 3 जनवरी 2019 को चाइना का चांगहा 4 स्पेसक्राफ्ट चांद के दूसरी तरफ बने प्राचीन और विशाल एइकन बेसिन में उतरता है। वहां हर जगह गड्ढे थे, लेकिन हम रोबोटिक लैंडर की लैंडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो हमने उसे फोटोज लेकर खुद फैसला करने दिया कि उसे कहां जाकर लैंड करना है। मेरे लिए तो ये बाप बनते वक्त किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुकने जैसा वक्त था। हमें कई बातों की चिंता थी। हम उस वक्त इमोशनल थे। वो प्रोब बहुत माहिर था। वो एकदम अच्छी तरह से चारों पैरों पर लैंड कर गया। चाइना ने कुछ ऐसा किया है जो आज तक दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। चांगी प्रोब के जरिए चाइना ने इंसानों के इतिहास में पहली बार ऐसा कर दिखाया है। मून के दूसरी तरफ लैंड करने वाला पहला प्रोब और किसी देश ने नहीं बल्कि चाइना ने बनाया। इस मिशन से चांगहा 4 दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है।
वो कुछ कीड़े और बीज साथ में लाया है। अर्थ के जीव वहां जा रहे हैं, देखें क्या होता है। वो चांद पर जिंदा तो रहे, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। रात में मून का तापमान बहुत कम हो जाता है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस। इसलिए रात के वक्त वहां कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। पर फिर भी हम समझना शुरू तो कर रहे हैं कि पौधे और जानवर मून पर कैसे जी सकते हैं। चांद के आगे एक और भी बड़ी मंजिल है, मंगल ग्रह। अगर हम मून पर रहने में कामयाब हुए तो हमें हौसला आएगा कि हम मार्स पर भी रह सकते हैं। उसके लिए ये सब करना जरूरी है। अमेरिका पहले ही उस रेड प्लेनेट पर रोबोट्स भेज चुका है। शायद अगली बारी इंसानों की होगी। कई लोगों के लिए मार्स पर जीना भविष्य का एक सुनहरा सपना है। और क्या पता, इस विशाल यूनिवर्स में हम और कहां-कहां घर बना सकते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। चांद की सतह पर टॉरस लिटरो में उतरते हुए मैं अपोलो 17 का पहला कदम उन सभी के नाम करना चाहूंगा जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। 14 दिसंबर 1972 को चांद पर 3 दिन रहने के बाद अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी वापस आने की तैयारी करने लगे। जॉन एफ कैनेडी के बड़े वादे के 11 साल बाद ये आखिरी अपोलो मिशन था। आज के वक्त में कोई और स्पेस प्रोजेक्ट इंसानों के लिए इतना अनोखा नहीं होगा और ना ही भविष्य में स्पेस की खोज के लिए इतना खास होगा। जिस तरह से अपोलो मिशंस हुए थे, देखने में वो किसी मूवी या कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन वो असली थे। हमने उन्हें पूरा किया। आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आज तक किसी को नहीं मिला। इंसान हमारे ग्रह से पहली बार बाहर गए थे और उन्होंने एक चमचमाते भविष्य के लिए रास्ता बनाया था। अपोलो मिशंस भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन हमारे सपनों की ताकत से खोज का ये सफर आगे भी जारी रहने वाला है।